हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों को मंजूरी। एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किया। सरकारी कर्मचारियों के मौत पर परिवार को मिलेगी विशेष सुविधा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नौसेना का कर्मचारी गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां देने के आरोप कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। हरियाणा के स्कूलों में अब छात्रों को पढ़ाए जाएंगे अखबार। प्रदेश के स्कूलों को शिक्षा बोर्ड से मिली मान्यता। शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जारी किए गए निर्देश। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राणा ने किया नागरिक अस्पताल का दौरा। विभिन्न वार्डों का किया निरीक्षण। अस्पताल कर्मचारियों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के निर्देश। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। जमीनी विवाद में की युवक की पिटाई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और ऐसे में मसला का वक्त हुआ है और मसला में आज चर्चा हरियाणा के कैबिनेट में जिस तरीके से फैसले पास किए गए हैं उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। कैबिनेट मीटिंग में 33 एजेंडे रखे गए थे जिसमें 32 को स्वीकृति दे दी गई है और सीएम ने बताया कि नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई है और भूमि मालिक अपनी जमीन और अधिकतम रेट पर बेच सकता है और एक हिस्से को भी बेच सकता है। सड़कों के लिए भूमि लेने के लिए NHAI के मॉडल को अपनाना जाएगा और आपको बता दें कि भारत सरकार के विभाग और निकाय की जमीन लेने के लिए नई नीति को अपना सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 4 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग के बाद में सीएम सैनी ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर परिजनों को 2 साल तक उन्हें सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता मिलेगा। रिटायर्ड लोगों को वित्तीय राहत देने का सरकार ने निर्णय किया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की गई है। यह योजना केंद्र की तर्ज पर शुरू की गई है। यह पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। साथ ही आज इस चर्चा में जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई उसमें आज चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से जो है ये 32 निर्णय जो लिए गए हैं उसका किस तरीके से जो है जमीन पर असर दिखाई देगा, प्रदेश की राजनीति में असर इसका किस तरीके से दिखाई देगा। इसको लेकर जो है हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूँ। प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और योगेश सुहाग जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका भी। अनुसूरा प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अपना पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले शुरुआत जो है चर्चा की मैं आप ही से करूंगा और समझने की कोशिश जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसकी किस तरीके से जो है मायने निकाले जा सकते हैं और किस तरीके से प्रदेश की राजनीति और प्रदेश के लोगों के लिए हितकारी साबित हो सकते हैं। प्रियदर्शनी नमस्कार और पैनल में बैठे हुए मेरे सभी साथियों को भी सादर प्रणाम। देखिए, आज जब मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जी तो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो 35 प्रस्ताव दिए गए थे, उसमें से 32 प्रस्ताव जो हैं उनको स्वीकार कर लिया गया है। मैं मुख्य रूप से आपने भी बता दिया है, मैं सारे 32 प्रस्ताव बताऊंगी तो मुझे लगता है थोड़ा मोनोटोनस सा हो जाएगा, लेकिन मैं मोटा मोटी कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, जैसे कि भूमि के ऊपर जो भूमि को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, जब हमने सबको मालूम है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल, और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि भूमि माफियाओं का एक बहुत बड़ा एक नेक्सस था जो चल रहा था। चाहे मानसा लैंड घोटाला देख लीजिए, चाहे गुड़गांव लैंड घोटाला देख लीजिए, जिस तरीके से किसानों को दबाव देके उनसे जमीनें हड़प ली जाती थी और सर्कल रेट सर विद इन 6 मंथ उसको बढ़ा दिया जाता था। मैं खुद रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ तो इसलिए रियल एस्टेट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि किस तरीके से एक भूमि एक
किसान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी जरूरी है। पहली बात तो इसमें दो बड़ी चीजें मैं एकदम सरल भाषा में, अब मेरे जो किसान भाई समझ पाए मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी। पहली बात, वहां पे प्रस्तावित भूमि तक 5 करम। अब 5 करम मतलब होता है, मतलब कि 1 फुट में आपके होते हैं 5.3 फीट, करेक्ट, ठीक है, यानी कि 27.5 फीट। 5 फीट करम पहुंच मार्ग एक्सप्रेस रोड सुनिश्चित करने की प्रावधान किया गया है, पहली बात। उसके अलावा एक एग्रीगेटर रखा गया है। पहले ये एग्रीगेटर नहीं हुआ करते थे, सरकार और इनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। जैसे कि एक रियल एस्टेट में जैसे कि आउटसोर्स किया जाता है, अब जैसे कि रियल एस्टेट में भी ब्रोकर्स होते हैं, उसी तरीके से उसी पैमाने पे चलते हुए एक ब्रोकर्स रखे गए हैं जो कि जिसको सरकार 1% देगी। इससे क्या फायदा है? अब इससे आप पूछेंगे इससे क्या फायदा है। पहली बात, इतना बड़ा लैंडफिल सरकार अगर खुद खोजने जाएगी, मान लीजिए 70 एकड़ 100 एकड़, अगर इस तरीके से लैंडफिल अगर सरकार खोजने जाएगी या उनके कर्मचारी खोजने जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो काम आपको आता होगा वो काम मुझे नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मैं आपकी फील्ड की एक्सपर्ट नहीं हूँ। वही काम सरकार ने आउटसोर्स कर दिया, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसके अलावा उनको इंटेंसिफाई करने के लिए, उनको इंसेंटिव देने के लिए सरकार जमीन पे 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक प्रति एकड़ दे रही है। ये पहले नहीं था। उसके बाद भूमि मालिकों को अपनी भूमि की पेशकश करने के और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त करने का हक दिया गया है। पहले ये हक नहीं था। पहले भूमि का नियम और अधिकार सरकार तय करती थी, अब भूमि मालिक तय करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी। पहली बात, मैं बड़ी सिंपल भाषा में चीजों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हरियाणा सिविल नियम 2016 में भी संशोधन कर दिया गया है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन, बहुत सारे संशोधन किए गए लेकिन मैं इंपॉर्टेंट संशोधन बता देती हूँ। मृतक कर्मचारी के परिवार को 2 साल तक आवास सुविधा सुनिश्चित की गई है। पहले अगर कोई सरकारी कर्मचारी मर जाता था तो 2 महीने से लेके 6 महीने तक उसका आवास खाली करवा दिया जाता था और उसके बाद वो बेघर हो जाते थे। 2 साल बहुत होते हैं सुनिश्चित करने के लिए कि अगर सरकारी कर्मचारी अचानक उनके घर में मान लीजिए कमाने वाले वही सरकारी कर्मचारी हो और उनकी मृत्यु हो जाए तो परिवार बेघर नहीं होना चाहिए, ये सरकार ने सुनिश्चित किया। उसके बाद भी अगर उनको घर नहीं मिलता है तो न्यूनतम, मतलब कि मात्र सोच लीजिए कि आप 100 रुपए या 150 रुपए में आप वो चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, उसी सरकारी आवास को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है जो सरकार ने अपने सिविल सर्विसेज में लोगों को देने की कोशिश की है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें, तो इसका जो फायदा है कहीं न कहीं जो है जमीनी स्तर पर दिखाई देगा, विकास के क्षेत्र में जो दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल देगा। जब आप देखिए सरकार में काम जो है मंत्री नहीं करते, आप समझिए ऊपर से लेके नीचे तक ब्यूरोक्रेसी या कर्मचारी करते हैं। अगर आप कर्मचारियों को वो सुविधा देंगे, जैसे कि इसमें महिलाओं की छुट्टियां बढ़ा दी गई है, न्यूनतम छुट्टियां बढ़ा दी गई प्रेगनेंसी की, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। ये सारी सुविधाएं जब आप देते हैं तो एक हैप्पी इन्वायरमेंट, एक मतलब कहते हैं ना सुखद इन्वायरमेंट, काम का ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का आप माहौल तैयार करते हैं। लोगों को लगता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि कल हमें कुछ हो गया तो हमें सरकार हमारे परिवार को संभालेगी और उनको सहारा देगी। पहली बात, आपको पेंशन पे भी मालूम है कि पेंशन पे भी दे दिया गया है। दूसरी बात कि अगर इनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो इनके बच्चों को न्यूनतम गारंटी पे पेंशन तो दी ही जाएगी। साथ में इसके अलावा इनको पंजीकरण स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे भी रखा गया है, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, ग्रेजुएशन की भी और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी। हरियाणा समृद्ध महाविद्यालय नियमों को संशोधन किया गया। अब मैं शिक्षा पे आती हूँ, ठीक है, जो महिपाल डांडा जी का मंत्रालय है। अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन महाविद्यालयों में कर्मचारी के मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके परिवार में, प्रभु न करे किसी के परिवार में अगर कोई विकलांग बच्चा है
तो उसको भी पेंशन दी जाएगी। ये पहले कहाँ था प्रावधान सर? बिल्कुल भी नहीं था। अब आते हैं, मैं मोटा मोटी बता रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बैठक में शहरी स्थायी निकाय विभाग, खनन विभाग, भूमि माफिया, हम लोग हमेशा बात करते हैं माइनिंग माफिया बढ़ रहा है, माइनिंग माफिया बढ़ रहा है। आपको मैं बता दूं, इस पे भी कड़े नियम रखे गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि करप्शन पर नो टॉलरेंस। जिस तरीके से भूमि माफियाओं पे हमने नियंत्रण किया है, उसी तरीके से माइनिंग माफियाओं पे भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से नियंत्रण कर रखा है। बैठक में कन्या महाविद्यालय खरगोन सोनीपत को राज्य सरकार के अधीन करने की मंजूरी दे दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये सारे सर मोटा मोटी पॉइंट थे। ठीक है, ऐसे बताऊंगी तो आपके लिए भी मोनोटोनस हो जाएगा, दर्शकों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ प्रियदर्शनी जी, चर्चा को ओपन करता हूँ और जो है हमारे साथ योगेश जी हैं। योगेश जी, गौरव जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा कुछ भी नया नहीं है। कैबिनेट की रूटीन की बैठक होती है, उसमें उनको कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जहां तक देखिए सवाल अभी प्रियदर्शनी जी ने रखा, एक तो देखिए उनकी बात से स्पष्ट है, उन्होंने बार बार इसको काफी रिपीट किया है कि पहले नहीं होता था। आज 11 साल से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप क्यों भूल रहे हो? बार बार कांग्रेस का जिक्र आप करते हो। आप तो 11 साल तक, आज तक इन्होंने ये, अगर आपकी सरकार ने ये सुविधाएं नहीं दी जो आपने, चाहे भूमि के कानून को लेकर हो, चाहे हमारी कर्मचारियों की जो मृत्यु पर जो बात रख रहे थे उस पे हो। और देखिए, भूमि के तो कानून पे पहले कांग्रेस की सरकार में भी कभी भी फार्मर्स की जमीन बिना उसकी सहमति से कभी नहीं ली जाती थी। पहले जब उसकी सहमति होती थी तो लैंड ली जाती थी, इस तरह कभी नहीं ली। और देखिए, आज आप अगर 11 साल तक उसी कानून को मैं मान भी लूं, तो आप क्यों फिर उसी पे चल रहे थे? अब तो आप 11 साल से सत्ता में हो। और देखिए, आज जरूरत है, देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा में है। आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हो? आपने 5600 पदों की भर्ती रद्द कर दी, 3500 की भर्ती रद्द कर दी। आपने तो एक खेल शुरू कर दिया, चुनाव नजदीक आते हैं, भर्ती आप निकालते हो, कुछ समय बाद उसको रद्द कर देते हैं। ये युवाओं के साथ जो आपकी सरकार मजाक कर रही है, ये बहुत बड़ा मजाक है। और आप देख लीजिए, कल ही इनके मंत्री जो शिक्षा मंत्री कहलाते हैं, उनके वो आप देखिए वादा करके, छात्र हमारी बहनों से, बच्चों से वादा करके उसको पूरा नहीं किया। वाइस चांसलर को नहीं हटाया इन्होंने। आज भी ISTU के छात्र जो है धरने पर बैठे हैं, उनसे झूठी जो सिर्फ एक जो कमिटमेंट कर ली और उसके बावजूद भी उनको पूरा नहीं किया। तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये रूटीन प्रोसेस ठीक है, चल रहा है, परंतु आप जो रोजगार की सबसे बड़ी जो युवाओं में जो नशे की लॉ एंड ऑर्डर, आप देखिए हरियाणा की कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ी हुई है। आप खुद खापों ने भी आगे आके सरकार को सिखाया है, लेकिन सरकार उस पर चलिए ठीक है, मैं आऊंगा इस भी टॉपिक पे आऊंगा। और योगेश जी, अनुसूरा जी से भी जो है प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनु जी, जिस तरीके से आपने जो है प्रियदर्शनी जी की जो उन्होंने गिनाए, जिस तरीके से आज कैबिनेट में मोहर लगी फैसलों पर, 33 जो फैसले रखे गए थे 32 पर मोहर लग गई है। उनमें एक में इस तरीके से भी है कि नए पदों को भी जो है यहाँ पर मंजूरी मिली है कुछ विभागों में। खनन विभाग की मैं बात करूँ, बागवानी विभाग की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं उसमें नए पदों को भी मंजूरी मिली है। इससे कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा। अगर जब नए पद सृजित किए जाते हैं तो उसमें जो है कर्मचारी भी रखे जाते हैं, कर्मचारी भी नियुक्त होते हैं। तो शहरी स्थानीय निकाय पद में जो है विभाग में पहले 33,000 के 31,533 पद थे और अब जो है कहीं ना कहीं 36,381 पद। तो कहीं ना कहीं ये रोजगार को भी इसमें बढ़ावा मिल सकता है। आपको, दोनों पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार, राम राम। आपने कही बात की कि रोजगार की, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो रिक्त पद पड़े हैं सालों से,
विभिन्न विभागों में जब वो ही नहीं भर सकते तो और पद क्रिएट करने का मतलब क्या है? और पद तो तब क्रिएट किए जाए ना जब पहले वाले सारे भरे हों। विभिन्न विभागों के अंदर हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हैं और बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। उसके बाद प्रियदर्शनी जी ने बात की फौजियों की, हमारे महिलाओं की और समाज के विभिन्न वर्गों की। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक नियम होता था पहले, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा नाम से एक विभाग है, और जो भी सेक्टर्स करते थे उसके अंदर विधवा, फौजी, विकलांग, इस तरह की कई कैटेगरी होती थी जिन्हें प्लॉट मिलते थे बहुत सस्ते रेटों पे। और एक माहौल आज है कि गांव का कोई व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति जी 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 ये सस्ती कॉलोनियों को तो ये लोग कहते हैं कि ये अवैध हैं। अगर इनके मंत्रियों ने काटी है तो ठीक है। अगर कोई कॉलोनी इनके मंत्री ने, भाजपा के मंत्री ने नहीं काटी तो वो अवैध है। लेकिन सेक्टरों के अंदर सरकार 1.5 लाख रुपए गज के हिसाब से बोली लगा के प्लाट बेच रही है। जो गरीबों के लिए आवास होते थे शहरों में वो खत्म कर दिए गए हैं। जो मैं कहूंगी खासकर ये एक मैं कहूंगी षड्यंत्र है कुछ वर्गों को शहरों से काटने का। पहले क्या था कि विधवा है, कोई फौजी है, कर्मचारी है, विकलांग है, उनका कोटा होता था। और जो भाजपा ये भली बनती है ना कि हमने 1000 रुपए बिचौलिए को दे दिए तो 1000 से 5000 रुपए उनके बन जाएंगे। कहाँ पे बड़ी कमाई भाजपा कर रही है वो तो जिक्र ही नहीं है ना। कितने बड़े बड़े सेक्टर और उनके अंदर इतनी बेशकीमती जमीनें बोली पे बेची जा रही हैं। और हाल सेक्टरों के जो हैं वो ये हैं कि पार्कों की 4 दीवारी तक बनाने नहीं बनी है। 20-20 साल जिन सेक्टरों को कटे हो चुके हैं। ये हालात हैं, धरती पे उतरे तो। इन्होंने बात करी किसानों की कि किसानों की जमीन एक्वायर होगी तो सरकार को बड़ी चिंता है। कुछ ही दिन पहले की बात है मैडम, पानीपत के अंदर एक किसान को बिल्डर के बाउंसरों ने पीट के मार दिया। हमारी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया और सरकार से मांग भी की कि कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई करी इन्होंने? पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज है। यहाँ तक कि जो ठेके हैं वो भी अलॉट नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोग डरते हैं लूट मार हो जाएगी। जैसे मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने बताया, एचयू के अंदर लड़कियों के ऊपर लठ बरसाने का ये काम कर रहे हैं। ये मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि डिबेट असली मुद्दों पे ही नहीं होती है। सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, उसको लेके बैठ जाते हैं। भाजपा महिमा मंडन करती है। अब विपक्ष के तौर पे हम बोलेंगे तो कहेंगे कि आप विरोध करते हो। कभी डिबेट उन मुद्दों पे क्यों नहीं होती जिन मुद्दों पे जनता चाहती है। जनता ये पूछना चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी क्यों है। एचयू के मुद्दे पे डिबेट क्यों नहीं होती। कपास की बिजाई के टाइम पानी नहीं था। हमारे क्षेत्र में जो पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा है वहां कपास की बिजाई नहीं हो पाई। उस मुद्दे पे कोई डिबेट नहीं। लेकिन डिबेट क्या होगी, ये जो छोटे मोटे फैसले ले लिए, ये बड़ा दुखद है गौरव जी। और बड़ी चिंता की बात है। नशा बेलगाम है। नशे पे कोई चर्चा नहीं। नशे पे लगाम लगाने के नाम पे कुछ ये कर देते हैं, साइकिल यात्रा निकाल देते हैं। बताओ मुख्यमंत्री के साइकिल चलाने से नशेड़ी कैसे कंट्रोल हो जाएंगे। इलॉजिकल हरकतें इस सरकार की हैं। और मैं निवेदन करती हूँ पूरे आपके माध्यम से पूरे मीडिया जगत से कि जो जनता के मुद्दे हैं, जिन पे जनता सुनना चाहती है, भाजपा का जवाब सुनना चाहती है, उन मुद्दों पे भी डिबेट की जाए तो जनता के लिए वो ज्यादा फ्रूटफुल होगी। चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरीके से छात्रों पे लठ बरसाए जा रहे हैं, जिस तरीके से बेशकीमती जमीनें शहरों में हो रही है, और जो हमारे दलित और पिछड़ा वर्ग है जो पहले स्कीमों के थ्रू एंट्री करता था और समाज के अंदर समरसता बढ़ती थी, उन्हें दोबारा से काट दिया जब से भाजपा की सरकार बनी है। खास करके जो शोषित वंचित वर्ग है उसको शहरों से काटने की साजिश है कि आप अगर छोटी कॉलोनियों में अपना घर खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो तो आप पे पीला पंजा चल जाएगा, आप लोग अवैध हो।
या तो हमारे मंत्रियों की काटी हुई कॉलोनियों में प्लॉट खरीदिए, या सेक्टर में तो आप आई कैसे सकते हैं, ये तो बहुत महंगे हैं और हमने सारा कोटा खत्म कर दिया है। ना विधवा कोटा है, ना फौजी कोटा है, ना कोई विकलांग कोटा है। जो ईवीएस स्कीम होती थी वो भी बंद कर दी है, उससे भी कुछ कोई काम नहीं हो रहा है जब से भाजपा सरकार बनी है। ठीक है, प्रियदर्शनी जी क्या जवाब है आपका? देखिए जवाब, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बात तो देखिए, मैंने अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। योगेश जी बात कर रहे थे, तो 11 साल का तो हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है ही, जो हमने 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड दे दी है। आई एम श्योर योगेश जी ने भी वो रिपोर्ट कार्ड देखी होगी और सुनी होगी। तो ये तो बताने की बात ही नहीं है कि हमने क्या काम किया क्या नहीं किया, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज का ये विषय नहीं है, इसलिए मैं इस विषय पे आना नहीं चाहती हूँ। लेकिन अभी अनु बहन ने 2-3 बातों पे बात की, 1-2 विषयों पे मुद्दे पे बात की है। एक, उन्होंने बात की कि किस तरीके से प्लॉट दिए जाते थे या प्लॉट मिल दिए जाते थे। तो मैं अपनी बहन को और अपनी साथी प्रवक्ता को ये भी बताना चाहती हूँ कि दीनदयाल योजना के तहत आज भी हर व्यक्ति को, आपके समय पे तो मंत्रियों को और वो प्लॉट मिल जाते थे, आपके समय पे तो जो ब्यूरोक्रेसी थी उनको मिलते थे, लेकिन इस समय दीनदयाल योजना के तहत आपको मैं बता दूं, बाकायदा 160 गज का प्लॉट गरीब व्यक्ति को मिल रहा है बिना किसी दिक्कत के। और आराम से कोई भी व्यक्ति अगर एक 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहता है गुड़गांव जैसे शहर में, सर मैं आपको बताऊं गुड़गांव जैसे शहर में इस समय कोई भी फ्लैट आपको करोड़ों से कम का, एक 2 BHK फ्लैट भी अगर आप खरीदने जाएंगे तो कम से कम 2 करोड़ का है। और मैं वो मेन जगह की बात नहीं कर रही, वो SPR रोड वगैरह में, मतलब सेक्टर 70 वगैरह में, अगर किसी को गुड़गांव के बारे में अगर नॉलेज है तो। और आज वहीं उसी जगह पे 65 जो कि एक पॉश कॉलोनी है, वहां पे मात्र 35 लाख रुपए में 2 BHK बढ़िया, जहाँ पे स्विमिंग पूल है, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए गार्डन है, दीनदयाल योजना के तहत हम सरकारी आवास दिलवा रहे हैं। दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में ही मुख्यमंत्री ने PM आवास योजना के तहत गरीब व्यक्तियों को भी घर दिए हैं, वो भी मुफ्त में, बिना किसी खर्ची पर्ची के। दूसरी बात, अभी इन्होंने बात की प्रशासन के ऊपर या फिर किस तरीके से हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं अपनी आम जनता की। तो रोमिल वोरा का इनकाउंटर तो नहीं सुना है, अभी हाल फिलहाल में हुआ है। और अभी 2 बदमाशों को 11 घंटे पहले की न्यूज है, मैं अभी देख रही थी, दैनिक जागरण एक अखबार में देख रही थी। तो आप देखिए 11 घंटे पहले की न्यूज है कि किस तरीके से 2 बदमाशों को पलवल में मार के भगा दिया पुलिस वालों ने। तो इसका मतलब कि प्रशासन भी सख्त है, और प्रशासन इसलिए सख्त है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री सख्त है। जब तक आपका लीडर सख्त नहीं होगा सर, तब तक अफसरशाही भी उस हिसाब से काम नहीं करती है। हमें इस बात को समझना जाना चाहिए कि ये वही सेम अफसर है। अफसर कोई भी खराब नहीं होता, ब्यूरोक्रेट कोई भी नहीं खराब होता है। वो मंत्री और नेता को देख के अपना रुख देखते हैं कि ये काम करने वाला व्यक्ति है या नहीं है। हकीकत ये है कि कांग्रेस के समय पे लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, या चाहे इनेलो के समय पे चाटुकारिता इस हद तक थी कि अफसरों को तो पंगु बना रखा था। सिर्फ चौटाला साहब का परिवार ही चलाता था सरकार। वहां पे तो अफसरशाही को तो कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। वहां पे तो टारगेट भी दिया जाता था कि इतना लेके आना है। क्या ये नहीं था? ये था, हकीकत है। तो आज बिना खर्ची पर्ची के, बिना किसी प्रशासन के प्रेशर के, किसी के प्रेशर पे, किसी परिवारवाद के प्रेशर के आज ये सरकार चल रही है। यही कारण है कि तीसरी बार भी हम पूर्ण बहुमत से आए हैं। क्या कारण है कि आप लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं आ रहे और हमें जनता दोनों हाथों से ले रही है? इसका भी तो जवाब दीजिए ना। अगर आप हमसे प्रश्न पूछ रहे तो एक प्रश्न हम भी आपसे पूछेंगे। बिल्कुल। अनुजी मेरी बहन ने कहा कि चौटाला राज के का बखान जैसे भाजपा करती है वो किया। अब मैं बताती हूँ, चौटाला साहब के राज में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, उनके गले पे अंगूठा रख के इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिए जाते थे। और ये जो बार बार ये कहते कि हमारा दोबारा हमारी सत्ता बन गई, सत्ता
एक आर्थिक सत्ता भी होती है। जिस तरीके से देश के पूंजीपतियों के गले पे अंगूठा रख के, जिस तरह उनके सिर पे बंदूक रख के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए हैं, कोर्ट तक ने इंटरवेंशन किया था। मैडम आप क्या बोल गई है 6,500 करोड़? ये आप क्या किस मुंह से बोल रहे हैं? खर्ची पर्ची क्यों लोगे आप लोग? आप लोग तो सूटकेस से आपका पेट नहीं भर रहा है। खर्ची पर्ची का जमाना तो गया कि खर्ची पर्ची से काम चल जाए। अब तो सूटकेस से पकड़े जाते हैं चंडीगढ़ के सरकारी दफ्तरों के अंदर। वो जिक्र तो मैडम करेंगी नहीं। चौटाला साहब का नाम लेके मतलब ये मैं कहूंगी भाजपा लाइमलाइट लेना चाहती है। हालांकि इनको सोचना चाहिए कि प्रियदर्शन जी, छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। प्रियदर्शन जी, हाँ, मैं ये कहूंगी कि दीनदयाल योजना का नाम इन्होंने कहा। दीनदयाल नहीं, भाजपा के मंत्री लाल। प्राइवेट कॉलोनियां काटने की जो छूट भाजपा ने अपने मंत्रियों को दे रखी है, प्रियदर्शन जी के अंदर अगर हिम्मत है तो मैं चैलेंज देती हूँ। प्रियदर्शन जी 5 सेकंड ओनली। जी 100 कॉलोनियों में घुमा के लाऊंगी जो योगेश जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास फाइनल कमेंट लेने के लिए, समय भी कम है। प्रियदर्शन जी सिर्फ 5 सेकंड। जी मैं अपनी बहन को निमंत्रण देना चाहती हूँ। दीनदयाल योजना के तहत आप आइए गुड़गांव में, आपको चाय भी पिलाऊंगी और आपको योजनाएं भी दिखाऊंगी। आइए, तब आपको पता लगेगा कि कैसे आपकी सरकार निकम्मी सरकार। योगेश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। फाइनल कमेंट सर योगेश जी, समय भी कम है। जी बोलिए योगेश जी, बोलिए। बोलिए योगेश जी, बोलिए। देखिए गौरव जी, जिस तरह से प्रियदर्शनी जी ने दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जो कॉलोनियों की बात की, उन कॉलोनियों में ना ही तो कोई रिजर्वेशन है, किसी के लिए गरीब आदमी के लिए कोई कोटा नहीं है। कॉलोनी प्राइवेट बिल्डर को 25-30 लाख रुपए 1 एकड़ के जो गवर्नमेंट 2 नंबर में पैसे लेती है पर्ची का। ठीक है सर, समय मुझसे इससे ज़्यादा जो है इजाज़त नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रियदर्शनी जी और योगेश सिहाग जी, अनुसूरा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं और कैबिनेट ने जो है बड़े फैसलों पर जो मोहर लगाई है, किस तरीके से धरातल पर उतरते हुए और किस तरीके से प्रभावी तरीके से उसका असर धरातल पर दिखाई देता है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।